भाई। नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जो है पार्लियामेंट ने जो 3 बिल जो है किसान से संबंधित पास किए हैं, वो तीनों बिल जो है किसान से संबंधित है। चलिए किसान से बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचता है उन बिल्स के बारे में और वो उसका विरोध क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। चलिए हम बात करते हैं किसान से, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमें किसान से खुद बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचता है इन तीनों बिल के बारे में। ये हमारे देश की सरकार इसमें जो चल रही है, बहुमत की सरकार चल रही है। बहुमत की सरकार का मतलब होता है हमारे देश में भीड़ तंत्र की सरकार चल रही है। प्रजातंत्र मतलब भीड़ तंत्र। ये बिल पास करने का संविधान में कोई नियम हो, कोई तरीका है कि जितने संविधान के सदस्य हैं सब उपस्थित हों, चाहे सरकार पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की, सब वहाँ मौजूद हों, सबकी उपस्थिति में मतदान हो। ऐसे नहीं कि हमारा बहुमत सरकार है, हम बिल पास कर दिए। ये कोई संविधान की कोई व्यवस्था नहीं ये है। मूलतः इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो अभी 3 कानून जो पास हुए किसान से संबंधित, वो पास हुए, वो बिना किसी डिबेट के, बिना किसी वोटिंग के, केवल या हाँ या ना के रूप में वो बिल पास कर दिए गए हैं। ना तो वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है कि वो आखिर बिल किसान के पक्ष में है कि नहीं है। साथ ही साथ उसमें किसानों का पक्ष भी नहीं सुना गया है कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। अगर आप किसान से संबंधित कोई भी बिल बनाना चाहते हैं या उनको पास करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट जो है किसान का भी पक्ष उसमें सुनिए। कुछ ऐसे लोग जो किसान जो भी किसान वर्ग हैं, उनकी बात सुनिए कि आखिर वो चाहते भी हैं कि नहीं ये बिल। तो मूलतः ये विरोध कर रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ, ये जो पार्लियामेंट्री एक लोकतंत्र है जो डिबेट एंड डिस्कशन में बिलीव करता है, वो है पूरी तरह से ये उसके अपोज में है। तो ये बात करना। एक बात इन्होंने दूसरा कहा, भीड़ तंत्र। ये भीड़ तंत्र, ये बात भी इन्होंने बोला, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। और हम जानते हैं कि और किन किन बातों में इनका विरोध है। जैसे गेहूं का मल्टे, इसमें धान की फसल खेतों में तैयार है, इसका दाम निर्धारित हो गया है। हमारे यहाँ मंडियाँ काफ़ी दूर पर हैं। एक मझौला किसान उस मंडी तक तो ले नहीं जा पाता। अब उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं बनारस मंडी में। हम यहाँ से ले जाएंगे बनारस मंडी में, हमारा कितना खर्च पड़ेगा, क्या हमको सब मिलेगा? वो हमारा कितना खाद पानी, इसमें आलू 30 रुपये किलो गांव में बिक रही है। हम 1 बीघा बोना चाहते हैं, उसमें लगभग 3 कुंतल लगेगा। तो 3 कुंतल 3 त्रिका 9,000 की आलू हो गई। उसमें कितना खाद डालेंगे, कितना हमें मजदूरी देना पड़ेगा, कितनी पैदा होगी, और जो पैदा होगी तो हम कितने में ले जाकर बेचेंगे? बिल्कुल। तो ये क्या 50 रुपये किलो आलू बेचेंगे? दूसरा इनका मूलतः विरोध ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट, जैसा कि सरकार बोल रही है, क्योंकि आप डायरेक्ट अब एपीएमसी मंडियों में ना बेच के आप जो है जितने भी साहूकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको डायरेक्ट अपना अनाज बेच सकते हैं। या कहीं पे भी जो अच्छा दाम हो रहा है, किसी दूसरे मंडी में अच्छा दाम आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल प्रश्न ये उठता है कि आखिर मान लीजिए किसान, ये जैसा कि इन्होंने बात किया कि एक जो मझला किसान होता है, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के जो मंडियां होती हैं वहाँ तक वो अपने अनाज को नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि उसमें एक हाई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगता है। तो आखिर वो दूसरे मंडियों में, जैसे कि बात करते हैं अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की जौनपुर से बनारस तक लेके जाने में जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा, जो खर्चा आएगा, क्या वो सरकार उस चीज़ को वहन करेगी? और ये कौन ये सुनिश्चित करता है कि वहाँ जाने के बाद उस किसान को उसके फसल का अच्छा दाम मिलेगा ही? तीसरा ये भी मैंने सुना है कि तीसरा ये भी बोल रहे हैं कि लोग इससे जो है, जो बीच वाले लोग हैं, बस उनको फ़ायदा होगा। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिचौलियों को फ़ायदा होगा। ये किसानों को इसका लाभ नहीं होगा। आएंगे बिचौलिए, लेकर जाएंगे, औने पौने दाम में ले जाएंगे, हाई दाम में बेचेंगे। फिर जब हमारे यहाँ घटेगा तो फिर वही हाई दाम में आएगा, फिर मिलेगा। जैसे आलू की कीमत इस समय 30 रुपया किलो है, और बेचे हम कितने में थे? 5 रुपये किलो में। अब 25 रुपये कहाँ से हमारे पास होंगे? हम फिर दोबारा उससे खरीदेंगे। इस बार आपकी जो आलू की फसल हुई वो 5 रुपये में गई। अब 5 रुपये में गई थी किलो। देख रहे हैं किसान का अभी करंट जो आलू का दाम चल रहा है वो कम से कम 30 रुपये है, लेकिन यहाँ से किसान का यहाँ पे कितना गया? वो लगभग कितने रुपए गया था आपका? 5 रुपये किलो। तो बीच में जो बिचौलिए हैं, इनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ
तो वो बिचौलिए और भी जो है फायदा इससे कमाएंगे। हाँ, किसान को लाभ नहीं होगा। एक बिल इस चीज़ से भी संबंधित है कि इसमें क्या है कि क्या पहले क्या था कि कुछ लिमिट थी कि आखिर जो व्यापारी वर्ग थे कुछ लिमिट तक ही जो है जैसे आलू प्याज ये सब स्टोर कर सकते थे, अब वो लिमिट हटा दी गई है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है, मतलब है जब कोई सरकारी संस्था ही नहीं रही खरीदने वाली है तो मनमानी हो जाएगा। है किसान का अनाज घर पर ही पड़े तो मतलब वो जानवरों को डाल देंगे या सड़क पर बहा देंगे जब दाम ही नहीं मिलेगा। जब उनका उचित दाम जो लागत लगी है खेत में, चाहे आलू हो चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, जब लागत भी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, वो सड़क पर फेंक देगा। एक बार हम जौनपुर मंडी में हाँ। मक्का ले गए थे बेचने के लिए, और वहाँ जो है पहुँचने के बाद भाई ऐसे दे दीजिए ऐसे दे दीजिए, हमने देखा एक दूसरे हम वापस घर पर ले जाते हैं तो ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मंडियों की भी यही हाल है। तो देखिए करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मंडियों में काफ़ी ज़्यादा करप्शन था। सरकार का अपना पक्ष है कि मंडियों में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो आखिर करप्शन वहाँ से हटाना चाहिए कि पूरी तरह से मंडियों को ही हटा देना चाहिए? नहीं, स्थिति गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाले हाँ। जिससे न किसान मार खाएं और न तो देश का ही नुकसान हो, जो आड़तीये हैं उनका भी नुकसान ना हो, किसान का भी नुकसान ना हो। इस तरीके से कोई दाम निश्चित हो, किसी पर खरीदिए और बेचिए इतने पर। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक एमएसपी का जब हम बात करते हैं, एमएसपी का जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितने लोगों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके अनाजों का मिल पाता है? इस ढंग के किसान तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, कोई बड़े बड़े प्रांतों में है जो बड़े किसान हैं, उनसे बात कीजिए। हम लोगों को क्या पता है कितना जो है क्या होता है, छोटे किसान क्या जाने। मतलब अगर देखा जाए एमएसपी की बात करते हैं, आज भी यहाँ पे एमएसपी पे जो है लोगों को जो गेहूं चावल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और मुश्किल से यूपी की अगर बात करें तो बहुत कम यहाँ पे यूपी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं 4 से 5% किसान ऐसे हैं जिनके फसल का उचित दाम उनको मिल पाता है। आखिर जब उनको भी दाम नहीं मिल पा रहा है तो भविष्य में क्या उनको वो दाम मिलेगा, ये सुनिश्चित है? इसलिए एक दूसरी बात इससे हटकर हम बोलेंगे, सरकार जो है 3 रुपये या 2 रुपये में चावल और गेहूँ कोटे से दे रही है और खरीद की तरह रही है 17 रुपये में या 18 रुपये 20 रुपये में खरीद रही है। 20 का पैसा इस देश के बच्चों के ऊपर क्यों कर्ज लादा जा रहा है? सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि ये पैसा आएगा कहाँ से, देश को कहाँ से मिलेगा पैसा? हाँ, वो तो देखिए सब्सिडी आता है जनरली, जो अगर यहाँ पे सब्सिडी के रूप में वो दिया जाता है, जैसे फूड सब्सिडी, जैसे पहला अगर दिया जाए खाद्य सब्सिडी, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग है। फूड एंड फर्टिलाइजर जो सब्सिडी होती है, ये